हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे समीकरण, बोर्ड मास, प्रतिशत, भिन्न के सवाल, एलसीएम और एचसीएफ के सवाल और वर्गमूल, साथ में घनमूल भी। इन सभी टॉपिक्स को बहुत से बच्चे रट लेते हैं कि भैया सवालों को ही रट लिया, एलसीएम एचसीएफ के पूरे स्टेपों को रट ली। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इन सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट समझते हैं, इनके मीनिंग समझेंगे, साथ ही इनके कुछ सवाल भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो पे आगे एंड तक बने रहिएगा इन सारे टॉपिक्स को देखने के लिए। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके रखना, आगे और मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तो भाई चले आगे बढ़े, शुरू करें इस वीडियो को। तो यहाँ पे कुछ आपके सामने टॉपिक लिखे हुए हैं जैसे समीकरण सबसे पहले हम सीखते हैं, इसके बारीक बारीक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके नियमों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप लोग समीकरण कहते हो, इंग्लिश में इसे इक्वेशंस कहा जाता है। समीकरण में आप एक्स या वाई या जो भी ABCD वाला वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालते हो। जैसे इस समीकरण में देखो, आपको x का वैल्यू निकालना है क्योंकि यहाँ पर ABCD का कोई अक्षर नहीं है x के अलावा, तो x का वैल्यू ही आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करते हैं समीकरण? बहुत ही सिंपल सा नियम है दोस्तों कि x वाले जितने भी आपको टर्म दिख रहे हैं उनको एक साइड कर लो, है ना। x वाले अलग साइड और गिनती वाले अलग साइड। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि x वाले आपस में कट जाएं और गिनती वाले आपस में कट जाएं। आइए करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x वालों को अलग साइड करने वाले हैं। 2x + 5, इसमें देख लो ये x वाला टर्म है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 2x। अब ढूंढेंगे कोई और x वाला टर्म है क्या, ये रहा, लेकिन ये टर्म यहाँ पर प्लस में है। जब भी बराबर से इस साइड आप किसी को लेके आओगे तो वो चिन्ह बदल जाता है। जैसे प्लस का x है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अगर ये माइनस का कोई टर्म होता और इधर आता तो वो प्लस में बदल जाता। ये नियम आप याद रखिएगा, माइनस का नंबर अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो वो प्लस में बदल जाएगा, और अगर प्लस का नंबर बराबर के उस साइड ले जाया जाएगा तो वो फिर माइनस में चेंज हो जाएगा। सीधा सा रूल है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है ना, बराबर के इस साइड उस साइड किसी भी टर्म को करने पर। आई होप आपको ये प्लस माइनस वाला नियम समझ में आया होगा। अगर आ गया तो एक लाइक करके हमें बता जरूर दीजिएगा कि जी सर ये तो बहुत सिंपल है, आ गया। आप कर क्या रहे हो, x वालों को आप अलग साइड कर लिए हो, बराबर का चिन्ह है तो बराबर। अब हमें इस x को यहाँ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, इसको तो हमने उस साइड पहुँचा दिया, तो यहाँ माइनस का केवल 7 बचा है। बहुत सिंपल। अब देखो ये माइनस का 7 एक संख्या है, एक नंबर है, 5 भी एक नंबर है, तो नंबरों को नंबरों के पास पहुंचा दिया जाए। तो इस +5 को बराबर के उस साइड पहुंचाएंगे, इस -7 के साथ में। प्लस का 5 अगर उधर जाएगा तो यहाँ देखो प्लस का नंबर उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। बहुत इजी है। ABCD अलग अलग, गिनती गिनती अलग अलग। कमेंट में ज़रूर लिख देना मुझे, जी सर जी ABCD अलग अलग, गिनती गिनती अलग अलग। ये आप आपस में कट पिट हो सकते हैं क्योंकि ये x वाला परिवार अलग साइड हो गया और गिनती वाला परिवार अलग साइड हो गया। धीरे धीरे इसलिए सिखा रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में तकलीफ होती है ना, इसीलिए मैं आराम आराम से सिखा रहा हूँ, वरना ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाने वाला समीकरण है। चलो भैया अब सॉल्व करते हैं। x वालों को काटापीटी करी जाए। 2x में से x माइनस करना है, मतलब 2x में से एक x चला गया तो केवल एक ही x बचेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया 1x। बराबर है तो बराबर, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी इन दो संख्याओं को जोड़ना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस यानी इनको प्लस करना है। तो 5 और 7 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 5 है या 7 है? क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना उसी का चिन्ह लगेगा इस आंसर के आगे। तो बड़ा नंबर है 7, है ना, 5 और 7 में बड़ा है 7। इसके आगे जो चिन्ह लगा है माइनस का, वो ही यहाँ आंसर में लगेगा। तो आपका आंसर आ गया x बराबर -12। तो भैया आया कि नहीं समझ में,
ऐसे हल किया जाता है समीकरण। चलिए मैं एक और समीकरण बताता हूं ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और इस बार हम फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 2 नियम आपने सीख लिए। तीसरा एक और नियम होता है, कोई गुणा में नंबर लिखा हो, बराबर के उस साइड अगर उसे पहुंचाओगे तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, उसी तरह गुणा जो है ना वो भाग में बदल जाता है और भाग सिंपल गुणा में बदल जाएगा। बिल्कुल इसका उल्टा, सिंपल है भैया। प्लस बदलता है माइनस में, वैसे ही गुणा बदलता है भाग में। सिंपल ही ये सारे रूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ। अब दोस्तों यहां एक सवाल देखिए आप लोग, 7x - 2 बराबर 5x + 12। यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे कि जो ABCD का वेरिएबल है वो यहां पर केवल x ही दिया है, यानी इस सवाल में भी x का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले x वाले अलग साइड हम कर लेंगे, जो कि 7x दिया है तो हमने 7x को इस साइड रख लिया। अब हम एक और x वाला कोई नंबर ढूंढेंगे। कहाँ है वो? बराबर के दूसरी तरफ है। अगर ये बराबर के उधर है ना तो इसे इस साइड लाने पे चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस का 5x था, बराबर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 5x। सिंपल है, जैसा हमने यहाँ नियम लिख रखे हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है दोस्तों। प्लस का इधर आके माइनस में चेंज हो गया। बराबर में क्या लिखा है? ये नंबर तो गया, बचा है प्लस का 12। ठीक है, ये वेरिएबल तो आपने उधर पहुंचा दिया, तो यहाँ बराबर में केवल प्लस का 12 बचा है। अब इस 12 के साथ भी कोई संख्या को यहाँ लाना पड़ेगा। देखो आप किसको भूल के आए हो? हाँ सर जी, माइनस का 2। ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। लीजिए, ABCD अलग अलग, गिनती गिनती अलग अलग। कमेंट में ज़रूर लिख देना, ये वाला नियम बहुत ज़्यादा प्यारा है। ABCD अलग अलग, गिनती वाले अलग अलग। तो अब इनको आप आसानी से काट पीट करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब करते हैं सॉल्व। 7x - 5x, यानी 7x में से 5x गए तो केवल 2x ही बचेंगे, क्योंकि इधर 7 है, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब आंसर में भी x आएगा। सिंपल चीज़ है। तो बराबर है तो बराबर 12 + 2, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला तीसरा नियम लगने वाला है कि अगर कोई नंबर गुणा में यानी मल्टीप्लाई में लिखा है, बराबर के उधर उसे भेजेंगे तो वो भाग में, डिवाइड में हो जाएगा। देखिए यहाँ x के गुणा में यानी मल्टीप्लाई में कौन लिखा है? 2 लिखा है। तो गुणा का जो नंबर है ना 2, वो बट्टे में यानी भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे x का मान निकलेगा 14/2। ठीक है, ये गुणा का 2 फिसल के भाग में चला गया, बराबर के उधर वो बट्टे में लिखा गया इस नियम के अनुसार। ठीक है, गुणा का नंबर भाग में चला जाता है। अब आप भाग दे दो भैया, 2 × 1 = 2, 2 × 14। ठीक है, तो यहाँ पर 7/1 आ गया है। बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या है? x का वैल्यू आ गया दोस्तों 7। तो कैसा लगा ये चारों नियम आपको? एक और यहाँ पे नियम बचता है, आखिरी नियम। आप बोलोगे सर जी आपने आखिरी वाला नहीं बताया, तो उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करो। अभी मैं एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ साथ साथ में, फिर आप लोग अपने हिसाब से सवाल लिख लिख के, ऐसे सवाल बना बना के कॉपी पे सॉल्व करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको ये चारों नियम। चौथा हम वापस से एक नियम सीखते हैं कि भाग का नंबर कैसे बराबर के उधर गुणा में चेंज होता है। जैसे आपने इधर देखा कि गुणा का नंबर बराबर के उधर जाके बटे में चला गया, भाग में चला गया। तो इसी तरह अगर मान लो कोई नंबर भाग में होता तो वो गुणा में कैसे जाता, आइए सीखते हैं। जैसे यहाँ पे एक समीकरण दिया है 2x/5, यानी 2x के भाग में, बटे में यानी डिवाइड में 5 लिखा है, बराबर है 4। तो यहाँ आपने देखा है इस नियम में कि कभी भी भाग का नंबर हो आप उसे बराबर के उधर पहुंचाओगे तो वो गुणा में लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ इस समीकरण में 2x के बटे में यानी कि भाग में ये नंबर 5 लिखा है, तो भाग में लिखा है तो हम उसे बराबर के उधर गुणा में पहुंचा देंगे। ये नियम है अपना। तो क्या होगा सॉल्यूशन? 2x का 2x हो जाएगा, बराबर में 4 लिखा है तो 4। और अब हम वो नियम लगाएंगे कि भाग का ये जो नंबर है ना 5, ये यहाँ भाग में था तो बराबर के उधर हमने गुणा में 5 लिख दिया।
भाग का जो नंबर 5 है वो बराबर के उधर गुणा में लिख दिया। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं, जैसा हम पता ही है सॉल्व करना कैसे है। 2x बराबर 4 पंजे 20। अब 2x का मान अगर 20 है तो आपको पता है कि 2 और x बिल्कुल चिपके हुए हैं, यानी इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। 2 है ना x के गुणा में लिखा है, तो फिर से ये तीसरा वाला नियम लग जाएगा कि गुणा में लिखा है तो उसे फिसल के बट्टे में पहुंचा दो। तो यहाँ पे ये 2 है ना, ये कहाँ चला जाएगा, बराबर के उधर वो बट्टे में चला जाएगा। गुणा का 2 बट्टे में चला गया तीसरे नियम से। बहुत आसान है, चारों नियम सीख गए तो आप समीकरणों से खेलने ही लग जाओगे। 2 एकम 2, 2 धाम 20, यानी आ गया आपका x का वैल्यू कितना, 10 निकल के आया है। बोल दो रे मुन्ना कि जी सर जी, बल्ले बल्ले हो गई। कमेंट सेक्शन में लिख दो कि बल्ले बल्ले हो गई, हमें समझ में आ गए चारों समीकरण के नियम। अब मत बोलना कि समीकरण हमको नहीं आता, और इससे भी कठिन कठिन समीकरण अगर आपको सॉल्व करने हैं, इतनी ही चुल मची है आपके अंदर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक समीकरण वाला कठिन समीकरणों को कैसे हल करते हैं वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। आपको अंदर से चुल मच रही है और बड़े बड़े समीकरण करने की, तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको फुल वीडियो मिलने वाला है समीकरण के ऊपर। अब बढ़ते हैं दूसरे टिप की तरफ। अब हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास का नियम, जिसे आप लोग BODMAS कहते हो। बोर्ड मास, इसका यूज कब किया जाता है, जब जोड़ घटाव गुणा और भाग, जैसे यहां देख लो इस सवाल में जोड़ भी है, घटाव भी करने को कहा है, गुणा भी है और भाग भी है। चारों चीजें एक साथ इकट्ठे मिक्स होके आ जाए ना, तो उसको ऑर्डर बाय ऑर्डर, मतलब क्रम बाय क्रम, कैसे पहले प्लस को सॉल्व करें या माइनस को सॉल्व करें या पहले गुणा या भाग को सॉल्व करें, उसके क्रम को बताने के लिए, उसके ऑर्डर को डिफाइंड करने के लिए बोर्ड मास का नियम बनाया गया था। देखो यहां इस BODMAS का अपना एक मीनिंग होता है। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D यानी डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब होता है एडिशन और S का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। तो यहाँ पे एक एक मीनिंग का अपना एक मतलब है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसे ही बोर्ड मास कहते हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये हमें बताता है कि पहले B को सॉल्व करना, यानी ब्रैकेट सॉल्व करना। सवाल में हमारे पास ब्रैकेट ही नहीं है, तो ब्रैकेट हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं इस सवाल में। आगे बढ़ेंगे। ऑफ, अगर सवाल में कहीं ऐसा लिखा आता कि 12 ऑफ 2 कितना होता है, तो ऑफ का मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई ही शो करता है। इनडायरेक्टली यानी ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अगर सवाल में कहीं ऑफ लिखा हो, यानी हिंदी में इसे का कहा जाता है, कि 12 का 2 कितना होगा, तो हम बता देंगे कि 12 ऑफ का मतलब इनटू और 2, तो 12 दूनी कितना 24, तो 12 ऑफ 2, 12 का 2 गुना कितना होगा, तो 24 होगा। तो का मतलब आप समझे, ऑफ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाले नियम को फॉलो करता है। तो हमारे सवाल में भी कहीं पे ऑफ नहीं दिख रहा। दोस्तों आप ही मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे OF ऑफ लिखा है, अपने सवाल में कहीं ऑफ है क्या? नहीं है। तो हमें ये वाली स्टेप भी छोड़नी है, फिर ना ब्रैकेट है ना ऑफ है। ये दोनों होते तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते। अब ये तो नहीं है, तो हम आगे की ओर जंप कर जाएंगे, आगे की ओर हम बढ़ जाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऑफ के बाद आता है डी यानी डिवीजन। तो आपके सवाल में डिवीजन दिख रहा है क्या कहीं? तो हमारे सवाल में जो डिवाइड का चिन्ह है वो सबसे आखिरी में है, यानी हमें यहां से सॉल्व करना है, डिवीजन के साइन से सॉल्यूशन करना है। चलिए कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें जो प्लस माइनस और गुणा है वो सारी स्टेप है तो वैसे की वैसे ही रहने देनी है। हमें करना है डी यानी डिवाइड को सॉल्व, तो इसको ही हम करेंगे। सबसे पहले 5 + 3 - 8 इंटू में है आपका 10 / 5, यानी आप रफ कॉपी में ये सोचोगे कि जब हम 5 से भाग लगाएंगे 10 में
5 से भाग लगाएंगे 10 में तो कितनी बार आएगा। तो हम इसी तरीके से लगा लेंगे भाग कि 5 से अगर हम 10 में भाग लगाएं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में पूरा कट जाएगा। 5 के पहाड़े में 10 आता है कितनी बार में, 2 बार में। तो इस तरीके से आप भाग को सॉल्व कर दिए हो, यानी ये जो डिवाइड वाला चिन्ह है ये सॉल्व हो चुका है आपका। अब बारी आती है मल्टीप्लाई की, यानी गुणा की। देख लो सवाल में जहाँ पे गुणा लिखा है उसको अब सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए करते हैं। 5 + 3 वैसा का वैसा ही। अब आप इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, और यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस हम लगा दिए हैं। तो आपका जो बोर्डमास नियम है उसमें मल्टीप्लाई और जो डिवाइड है ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। अब अगला नंबर आता है एडिशन का, यानी आपको जोड़ना है। तो इन दोनों नंबरों को अब आप जोड़ लीजिए। 5 और 3 हो गए कितने, 8, माइनस का 16 वैसा का वैसा ही। अब आखिरी में एक स्टेप है घटाव की, कि आपको घटाव कर लेना है। चलिए करते हैं। 16 में से 8 गए तो केवल 8 ही बचेंगे। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 16 है, माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का 8 आएगा। तो इस तरीके से बोर्डमास का नियम, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बोर्डमास का रूल भी आप सीख गए हो। अब मैं ये आशा करता हूँ कि ये सवाल तो आपको आ गया होगा। साथ में बोर्डमास का एक और क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवाया था। अगर आप उस क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन वाली वीडियोस में उसका लिंक दे देंगे। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो बोर्डमास का बड़ा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज, जिसे आप लोग प्रतिशत कहते हो। सबसे पहले इसका बेसिक नेमिंग से स्टार्ट करते हैं कि इसका नाम का मतलब क्या होता है। यानी जो आपको यहाँ दिख रहा है प्रतिशत, अगर हम इसे तोड़ें तो बनेगा प्रति और साथ में शत। तो इसका क्या अर्थ है, इसके अर्थ को अगर आपने निकाल लिया तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही समझ जाओगे। देखिए प्रति का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक चीज में, यानी हर एक चीज में, दुनिया की हर एक नंबर में, हर एक संख्या में, प्रत्येक हर एक चीज में। कौन सा भाग, शत। शत मतलब 100वां भाग, उसी को शत कहते हैं। प्रति एक चीज का 100वां भाग, प्रत्येक चीज का अगर 100 से भाग हम लगा दें तो जो हमारे पास आएगा ना उसी को हम परसेंट कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। देखो अगर आप प्रतिशत निकालने चाहते हो तो प्रति एक चीज का किससे भाग, 100 से भाग। इसी को आप लोग क्या कहते हो, इसी को आप लोग कहते हो दोस्तों प्रतिशत। यही कहलाता है परसेंटेज। पर 1 का 100वां पार्ट, यानी प्रति एक वस्तु या चीज का 100वां पार्ट, 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ आप ये भी सीख गए हो कि हर एक चीज का 100वां भाग प्रतिशत होता है, यानी प्रतिशत का मतलब ही 1/100 होता है। एक का भाग लगा दिया 100 से। जहां भी आपको परसेंट दिखे उसका मतलब आप समझ जाना 1/100। अगर 1% है कहीं पे लिखा हुआ तो उसका मतलब 1/100। अगर 2% है तो आप समझ जाना 2/100। अगर 3% कहीं लिखा है तो आप उसका मतलब समझ जाना कि 3/100। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर कहीं 4% लिखा हो मुन्ना तो उसका मतलब क्या, कितना बटा 100, 4/100 होगा या 5/100? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देके ज़रूर से बताइएगा। देखते हैं इतना सब समझाने के बाद कौन कौन इसका आंसर देते हैं कि 4% मतलब कितना बटा 100। आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब इसके थोड़े बहुत हम सवाल भी कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके एक सवाल को लेते हैं और सॉल्यूशन समझते हैं उसका। यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालने को कहा गया है। 1240 का 20% क्या होगा, हमें 20% निकालना है किसका, 1240 रुपीज का। तो चलिए निकालते हैं। प्रतिशत निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। जो भी आपको संख्या दी गई है उसे हम उतार देंगे। 1240 यहाँ पे दिया था तो 1240 हमने उतार दिया। का मतलब मैंने आपको बोर्डमास नियम में सिखाया था। का को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ, और ऑफ का मतलब मैंने बोर्डमास में आपको सिखाया था कि का मतलब तो गुणा होता है। सर जी याद आया वो बोर्डमास का नियम आपको? भाई कितने लोगों को याद आया मुझे कमेंट में जरूर बताना। जी सर जी ये का जो कॉन्सेप्ट है ये बोर्डमास में से ही उठाया गया है।
तो का की जगह हम यूज करते हैं गुणा का। 20%, जैसे मैंने आपको सिखाया था 1% मतलब 1/100, 2% मतलब 2/100, 3% यानी 3/100, वैसे ही 20% यानी 20/100। बहुत अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है। जैसा जैसा आगे हमने सीखा था प्रतिशत के बारे में, वैसा वैसा ही हमें काम में आ रहा है। 20% यानी 20/100। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसल आउट हो गया, इधर भी 1 0 से 1 0 कट गया, यानी नीचे के तो दोनों जीरो कट गए हैं, ऊपर वाली संख्याओं के दोनों जीरोस के साथ में। अब बचा हुआ क्या है वो लिख दीजिए। यहाँ बचा है 124, 124 गुणा में यहाँ बचा है 2। चलिए 2 से गुणा करते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये आएगा दोस्तों आपका आंसर। 1240 का 20% आप निकालोगे तो वो आ जाएगा कितना, 248। तो उम्मीद करता हूं परसेंट निकालना भी आपको आ गया होगा। परसेंट निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और यहाँ तक ये वीडियो अगर मज़ेदार लग रहा है, इंटरेस्टिंग वे में आप सारा मैथ सीख रहे हो ना, तो डिस्क्रिप्शन वाले सारे वीडियोस भी चेक करना। उनमें हमने इन्हीं सबको डीप लेवल पे सिखा रखा है। जैसे प्रतिशत का एक सवाल किया ना, तो डिस्क्रिप्शन में जो प्रतिशत वाली वीडियो मिलेगी उसमें हमने 3-4 सवाल उसमें सॉल्व किए होंगे। और इस वीडियो को साथ साथ लाइक कर देना, अपने किसी एक प्यारे से दोस्त को पहुंचा देना, शेयर कर देना हमें और हमारी क्लास को सपोर्ट करने के लिए। अब बढ़ते हैं ना अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों अब हम सीखने जा रहे हैं भिन्न क्या होता है और भिन्न के कुछ सवाल, जैसे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, उसी का गुणा और उसका ही भाग। तो सबसे पहले हम भिन्न का मतलब यानी फ्रैक्शंस का मतलब समझते हैं कि भिन्न होता क्या है। ठीक है, भिन्न का मतलब क्या होता है ये हम यहाँ सीख लेते हैं पहले। भिन्न हर वो एक चीज होती है जिसे बटे में लिखा जा सके, जैसे 1/2, 1/3, 25/26, जिसे भिन्न यानी बट्टे के रूप में लिखा जा सके। अगर आप इतनी आसानी से भी नहीं इसको समझ पाते तो फिर आप एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, जिस संख्या को आप अंश बट्टे हर के रूप में, अंश ऊपर वाली संख्या को कहा जाता है और हर नीचे वाली संख्या को। तो जिस संख्या को अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, जैसे 1/2 मैंने आपको बताया था कि ये एक भिन्न है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली संख्या जो 1 है ना वो अंश है, और नीचे वाली संख्या जो 2 लिखी है वो आपका हर है। तो जब भी किसी संख्या को अंश बटे हर यानी डिवाइड के रूप में, डिवाइड यानी बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है, उसी को भिन्न कहते हैं। ऐसी बहुत सारी और भिन्नें भी होंगी, जैसे 25/26, जैसे यहाँ पे आप लिख दो 2/4, ये भी एक भिन्न है। 18/9 ये भी एक भिन्न है। जिनको भी आप बटे के रूप में लिख दो वो सब की सब भिन्न है। जैसे यहाँ एक भिन्न ये है, अगर हम इसके पास में दूसरी भिन्न लिखे तो ये है। तो भिन्न की शक्ल आपको याद होगी कि बट्टे वाली जो संख्याएं होती है वो भिन्न होती है। अब बहुत सी भिन्न आपस में टकराती भी हैं, कभी ये जोड़ करने को कहती हैं, कभी घटाओ, कभी गुणा और कभी भाग। ये सारे टॉपिक भी हमने आपको सिखा रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में फुल वीडियोस इनके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम फिर भी यहाँ सीखेंगे एक बार भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, गुणा और भिन्न का भाग। तो चलिए अब भिन्न सीख गए, अब इन्हीं के जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते हैं। सबसे पहले हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। यहाँ पे 1/2 और 1/5 इन दो भिन्नों को हमें प्लस करना है। तो जब दो भिन्नों का जोड़ हो तो बहुत ही सिंपल होता है उन्हें प्लस करना, उन्हें जोड़ना। एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं और नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, गुणा करा देते हैं। 2 का 5 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर दिया। बाकी संख्याओं का क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। बाकी संख्याओं का क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए 5 एकम 5, प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, 2 एकम 2। अब जो भी यहाँ पे करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी करना है आप उसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 और 2 को जोड़ना है तो ये होगा 7, बटे में जो 10 चल रहा है वो वैसा का वैसा ही। तो ये आया आपका भिन्न का जोड़। भिन्न का घटाव भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। मान लो यहाँ पर जोड़ की जगह इस सवाल में घटाव होता, जैसे 1/2
-1/5 होता अगर, तो भिन्न का घटाव भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया जाता। कैसे सॉल्व करते देखो, एक लंबी सी लाइन खींचते, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा करा दो, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और बाकी का कर दो क्रॉस में मल्टीप्लाई, 5 एक कम 5 -2 एक कम 2, यहाँ पे 1 लिखा है तो 2 एक कम 2। अब यहाँ पे वही जो करना है वो सॉल्व करो, यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस सॉल्व करेंगे। 5 में से 2 गए तो बचे 3 और बट्टे में 10 वैसा का वैसा ही। लीजिए इन दो भिन्नों को घटाने पे आ गया 3/10 और इन्हीं दोनों को जोड़ने पे आया था 7/10। तो है ना दोनों ही कॉन्सेप्ट एक जैसे, भिन्न का जोड़ भी और भिन्न का घटाव भी। आप लोग बोलोगे बहुत छोटे छोटे सवाल हमने लिए, अगर आपको इन्हीं तरीके के भिन्न के सवाल कठिन वाले सीखने हैं ना, तो हमने तो फुल फ्लेज वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते, आप वो फुल वीडियोस डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। चाहे वो समीकरण के कठिन सवाल हो, भिन्नों के कठिन सवाल हो, यहाँ पे हम आपको केवल इनसे रूबरू करवा रहे हैं। अगर फुल कॉन्सेप्ट सीखना है तो हमने पूरे वीडियोस के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में सारे डाल दिए हैं, आप वहाँ से पूरे सीख सकते हो। जिसको भी जिसमें डाउट है वो पूरा वीडियो वहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग की। मान लेते हैं यहीं पे भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग है, तो चलिए यहीं पे सॉल्व करके देख लेते हैं ना, कहीं और किसी और पेज पे क्यों जाएं, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे दिया है इन्हीं दोनों भिन्नों का गुणा और इन्हीं दोनों भिन्नों का भाग, तो कैसे सॉल्व करेंगे। भिन्नों का गुणा करने के लिए एक सिंपल सा रूल होता है कि आप आमने सामने या तो गुणा कर लो, या ऊपर नीचे आप जो भी नंबर कट रहे हो उनको आप काट सकते हो। तो यहाँ देखो ऊपर नीचे तो कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है, तो आप क्या करो आमने सामने गुणा कर लो, यानी ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 एक कम 1, बटे में 2 का 5 में गुणा करेंगे 2 पंजे 10। लीजिए यह आ गया आपका आंसर। इन दो भिन्नों का गुणा करने पे 1/10 आ गया। तो है ना बहुत सिंपल, कोई नंबर ऊपर नीचे नहीं कट रहा था, तो बस हमने आमने सामने गुणा कर दिया, नीचे का नीचे वाले से, ऊपर का ऊपर वाले से। मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सवाल होता कि यहाँ है 2/3 और यहाँ पे है आपका मान लो 9/14 है। तो अब यहाँ पर आप देखो इस सवाल में कि ऊपर नीचे अगर कोई कट रहे हो तो आप उसे काट सकते हो, चाहे वो कितनी ही दूरी पे क्यों ना हो। अगर वो ऊपर और नीचे है तो आप काट दो, 2 एक कम 2, 2 सत्ती 14, यहाँ भी 3 के पहाड़ से काटो आप, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, तो आपका क्या आया 1/1 आया। 1/1 का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, वैसे आप लिख भी लो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर बचा 3/7, 3/7। अब कोई किसी से कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट गुणा कर दो, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का फिर वही इस सवाल के जैसे नीचे वाले से गुणा। चलिए 1 तिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 1 सत्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 3/7। तो उम्मीद करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हो कि भिन्न का गुणा करते टाइम आमने सामने गुणा करने से पहले आपको ये देख लेना है कि ऊपर नीचे कोई नंबर किसी से कट रहा है तो हमें पहले काट देना है, फिर आमने सामने गुणा कर लेना है। अब बारी आती है चौथे टॉपिक की, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। ठीक है, भिन्न का भाग। तो भिन्न का भाग बहुत सिंपल है, अगर दो भिन्नों के बीच में अगर भाग का चिन्ह हो तो पहली भिन्न को वैसा का वैसा ही हम उतार देंगे। पहली भिन्न है हमारी 1/2, तो उसे तो हमने वैसा का वैसा ही उतार दिया। अब भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देंगे, तो डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई में बदलने से क्या होता है, अगला जो भिन्न है, अगला जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है। 1/5 को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/1। और बस यहाँ तो हमारा गुणा वाला नियम आ गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 का 5 से गुणा करेंगे 5 एक कम 5, और 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 एक कम 2। ये आंसर आपका आ गया बहुत आसानी से। तो है ना बहुत सिंपल, भाग के नियम को जब गुणा में बदल दो तो अगली वाली भिन्न उल्टी हो जाती है। 1/5 का उल्टा होता है 5/1, है ना। उल्टा मतलब यानी रेसिप्रोकल, व्युत क्रम हो जाता है, इसका क्रम बदल जाता है। तो इस तरीके से गुणा करने पे ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भिन्न का गुणा और भाग वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब सीखेंगे दोस्तों अपन अगला टॉपिक जो है LCM और HCF।
एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हिंदी में इसे कहते हैं, एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे इंग्लिश में कहते हैं, एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्त, है ना, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। पहले इनका मीनिंग समझ लो कि किन्हीं भी बहुत सारी संख्याओं का जो एलसीएम होगा ना, वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो उन सब के पहाड़ों में आती होगी। एलसीएम वह छोटे से छोटा संख्या, छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए सभी के सभी टेबल में, सभी के पहाड़ों में सबसे कम बार में आने वाला और सबसे कॉमन वाला नंबर होता है। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, किनका? 2, 12 और 30 का। तो एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, आप सभी के सभी नंबरों को यहाँ उतार लेते हो। 2, 12 और 30, 2, 12, 30, ये आपने सारे नंबर यहाँ उतार लिए। अब इनको देखना है ध्यान से कि कौन सा ऐसा छोटे से छोटा पहाड़ा लेते जाएं हम कि ये सारे नंबर कटने वाले हो, या इनमें से कोई एक नंबर भी कटे तो आप कोई दिक्कत नहीं, छोटा पहाड़ा आपको लेना है। तो आप देखोगे यहाँ सबसे छोटा पहाड़ा आप 2 का ले सकते हो, तो 2 का पहाड़ा लेंगे। 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, 2 1 कम 2। फिर 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में? 2 छंग 12। फिर 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार में? तो यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, 2 के पहाड़े से पहले 3 को काटेंगे। 2 1 कम 2, यहाँ तो 3 है तो 1 बच गया ना, 2 1 कम 2 होता है, यहाँ 3 थे तो 1 हमने आगे लगा दिया, 1 बच गया तो वो 1 हमने आगे दे दिया। 1 पे 0, ये 10 बन गया है। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है? 2 पंजे 10। लीजिए दोस्तों, तो 2 के पहाड़े से आपने 30 को काटा ना, तो 15 बार में पूरा का पूरा नंबर कट गया। 30 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो 15 बार में कट जाएगा, है ना। अब इसके बाद यहाँ फिर से हम एक लाइन खींचेंगे और फिर से ये देखेंगे कौन सा ऐसे छोटे से छोटा पहाड़ा अभी भी लिया जा सकता है क्या, जिससे ये नंबर कट जाएं। तो देखो, अगर आप 2 का पहाड़ा लोगे ना, एलसीएम में छोटे से छोटा लोवेस्ट पहाड़ा ही लेना है, तो आप 2 का पहाड़ा लीजिए तो ये 6 कट जाएगा। 3 का पहाड़ा लेंगे तो ये दोनों संख्या कट तो जाएगी, लेकिन फिर एलसीएम का मेथड गलत हो जाएगा। हमें छोटा वाला पहले पहाड़ा लेना है, तो 3 के पहाड़े से 2 नंबर कट रहे हैं और 2 के पहाड़े से केवल ये 6 कट रहा है, तो हम तो 2 का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एलसीएम में अगर एक संख्या भी कट रही हो तो छोटे से छोटा ही पहाड़ा लेना है, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा हमने यहाँ पे लिया। एलसीएम में एक तो अब ऐसे ही 1 1 1 1 चलता ही चला जाएगा। 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 3 6। फिर 2 के पहाड़े में 15 भी नहीं आता, तो 15 वैसा का वैसा ही। अब देखिए, सबसे छोटे से छोटा आपको पहाड़ा लेना है। अगर आप 2 का पहाड़ा यहाँ लोगे तो कोई भी नंबर 2 से कटने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे 6 जो है वो 2 से कट गया था, इसलिए 2 का पहाड़ा ले लिया था। अब तो कोई 2 से कटेगा ही नहीं, तो हमें 2 का पहाड़ा आप यहाँ पे नहीं ले सकते। कोई एक संख्या भी 2 से नहीं कट रही है ना, ना ये कट रही, ना ये ना ये, तो अब हमें 2 के पहाड़े से नहीं काटना, थोड़ा बड़ा पहाड़ा लेना पड़ेगा। 3 का पहाड़ा लेते हैं। 3 का पहाड़ा लेंगे तो अब एक तो ऐसा ही चलते रहता है। 3 के पहाड़े में 3, 3 1 कम 3। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है? 3 पंजे 15। तो लीजिए, इस तरीके से आपने इसको काटा है। आगे बढ़ेंगे तो अब 5 का पहाड़ा ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही नंबर बचा है 5, ठीक है। ये 1 1 तो अब ऐसे ही चलते चलेंगे। 5 के पहाड़े से 5 को काटेंगे तो 5 1 कम 5। सारे ही नंबर जब 1 1 1 हो जाते हैं ना, तो आपका जो एलसीएम है ना, जो आप निकालने वाले थे एलसीएम, वो निकल के आ जाता है। इन सभी नंबरों का मल्टीप्लाई यानी कि आपको कर लेना है गुणा, ठीक है। कर लीजिए सभी नंबरों का गुणा। 2 × 2 × 3 × 5, तो एलसीएम क्या निकलेगा? 2 × 2 × 3 × 5। करिए इनका गुणा, क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो जो एलसीएम है ना, वो एलसीएम निकल के आ गया है 60। यानी आपको मैंने परिभाषा बताई थी, एलसीएम का मतलब होता है वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सभी के पहाड़े में आता है। इन सभी के पहाड़े में एक कोई सेम टू सेम नंबर आता है, 60 है वो नंबर। 60 जो है ना, 2 के पहाड़े में भी आता है, 12 के भी और 30 के भी पहाड़े में आता है। मतलब इन तीनों से कटने वाला छोटे से छोटा संख्या 60 है।
तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने एलसीएम निकाला है। अब बात करेंगे हम इस वाले टॉपिक की जो कि HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। अब हम सीखेंगे HCF निकालना। आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसीलिए हमने फिर वही सवाल ले लिया है। इस बार हम इसी सवाल का LCM नहीं HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बिल्कुल वैसा ही तरीका है। HCF निकालने के लिए भी हम यहाँ पर उन सभी नंबरों को लिख देंगे। 2, 12 और 30 का HCF निकालना है। 2, 12 और 30 का हमें HCF निकालना है। अब यहाँ पे है ना, छोटे से छोटा पहाड़ा तो लेना है, लेकिन एक शर्त है, यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या आप यहाँ पर वो ही टेबल ले सकते हो जो इन तीनों को डिवाइड दे सके, यानी 2 भी उससे कट जाए, 12 भी उससे कट जाए और 30 भी कट जाए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने कोई ऐसा टेबल ले लिया बस 2 संख्याएं कट रही हैं, एक मना करके कटने से। मैं नहीं कटने वाली इससे। तो मान लीजिए आपने यहाँ 2 का पहाड़ा डिसाइड किया, तो फिर आपको ये दिमाग लगाना है क्या 2 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा और 30 भी कट जाएगा क्या। देखिए 2 एकम 2, 2 छंग 12, इधर भी 15 बार में हमारा 30 कट गया था। पिछली बार हमने काटा था 2 एकम 2 और एक इधर बच गया था, तो ये 10 हो गया था। 2 पंजे 10, यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी को डिवाइड दे गई, 2 को भी, 12 को भी और 30 को भी। अब देखिए यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर आप ले सकते हो जो इन तीनों को डिवाइड दे सके, इन तीनों को काटना चाहिए। आप बोलोगे सर 3 का पहाड़ा ले लो ना, 3 के पहाड़े में 6 और 15 आते हैं, लेकिन ये मना कर जाएगा कि मैं 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में कभी 1 नहीं आता। तो ये तीनों के तीनों कटना चाहिए। तो अब हमारा सवाल यहाँ पे अटक गया। तो हमारा सवाल अगर यहाँ पे अटक गया है तो आपका समझो HCF आ गया। ये समझो आपका HCF आ गया। अगर सवाल अटक जाए ना तो समझ लो HCF आ गया। तो ऊपर जितने भी आपने पहाड़े लिए उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। पर ऊपर तो आपने एक ही पहाड़ा लिया है 2 का, तो आपका HCF निकल के आ गया 2। कितना आ गया? 2 आ गया। तो है ना बहुत आसान तरीका HCF निकालने का। LCM में आप छोटे से छोटा पहाड़ा ले लेके काट सकते थे, लेकिन HCF में आपको पहाड़ा वही लेना है जो सबके सब नंबरों को काटता चला जाए, और जब वो काटना बंद कर दे, कोई एक नंबर को भी ना काट पाए। मान लो कोई एक नंबर मना कर गया, जैसे यहाँ 1 मना कर गया कटने से, तो फिर सवाल ही अटक जाता है। ऊपर वाली संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाता है। एक और सवाल मैं इस टाइप का बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो अभी से इसको लाइक कर देना, ठीक है। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। आप जब लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन फील होता है आपके लिए, हम नए नए और वीडियोस बनाते हैं। तो ज़रूर से लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट लिख देना कि आज की क्लास में मज़ा आया कि नहीं आपको। चलिए यहाँ पर 40, 16 और 12 का हमें फिर से HCF निकालना है। तो क्या तरीका था हमारा, हम एक लंबी सी लाइन खींचते थे, इन सभी नंबरों को यहाँ उतार लेते थे। 40, 16 और 12, 40, 16, 12। अब HCF निकालने का क्या नियम बताया था कि HCF में आपको यहाँ पर किसी पहाड़े से इन संख्याओं को काटना है। अगर पूरी संख्याएं उससे कट जाएं तो देखिए 2 के पहाड़े से 40 भी कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 16 भी कट जाएगा और 2 के पहाड़े से 12 भी कट जाएगा। तो 2 का पहाड़ा आप ले सकते हो जिससे तीनों संख्याएं कट रही हैं। 2 दूनी 4, 0 का 0। फिर 2 के पहाड़े से 16 कटेगा, 2 अट्ठी 16। 2 के पहाड़े से 12 कटेगा, 2 छंग 12। अब आप बताइए कि यहाँ पे सवाल अटक जाएगा या कोई और ऐसा नंबर लिया जाए यहाँ पर जिससे सारे के सारे नंबर कट जाएं। तो अगर हम 2 का पहाड़ा लें तो 2 से 20 भी कट जाएगा, 2 धाम 20। 2 के पहाड़े में 8 भी आता है और 2 के पहाड़े में 6 भी आता है। फिर से 2 के पहाड़े से सब की सब संख्याएं कट रही हैं, तो हम यहाँ पर 2 का पहाड़ा ले लेंगे। 2 धाम 20, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब देखिए, अब जो हमारे पास संख्याएं आई है, क्या हम यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर ले सकते हैं जिससे ये तीनों कट जाएं? अगर हम 2 का पहाड़ा लेंगे तो 10 और 4 कट जाएंगे, लेकिन 3 जो है वो नहीं कटेगा, वो मना कर जाएगा कि मैं नहीं कटने वाला। और अगर आपने 3 का पहाड़ा लिया तो केवल 3 कट जाएगा, ये दोनों मना कर जाएंगे। यानी कोई अब ऐसा नंबर है ही नहीं
जो इन तीनों को एक साथ काट दे, यानी आप सवाल अटक गया आपका। तो मैंने क्या कहा था, जब सवाल अटक जाता है तो आपका HCF निकल के आ जाता है। क्या है आपका HCF? आपने ऊपर जितने भी टेबलों से सब संख्याओं को काटा था ना, उन टेबल्स का गुणा कर दो। 2 और 2 यहाँ पे थे तो 2 और 2 का गुणा कर दो। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो आपका HCF है 4। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दी हुई संख्याओं में कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे। कौन सा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 40, 16 और 12 को डिवाइड कर दे। मतलब 4 ही सबसे बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो 40 और 16 और 12 को पूरी तरीके से काट पाएगी, डिवाइड दे पाएगी। इसके अलावा और कोई बड़ी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों नंबर कट जाएं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल समझिए। 40, 16 और 12, आपने कहा कि 4 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट पाएगी, क्योंकि इसका HCF इन तीनों का 4 आया है। तो आप अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि 8 के पहाड़े में भी तो कटता है 40, 16, मतलब 4 से बड़ी संख्या है 8, ये होना चाहिए था HCF। लेकिन तीनों नंबर कहाँ कट रहे हैं? ये 12 नहीं कट रहा ना 8 से, तीनों नंबर कटना चाहिए, है ना। वह बड़े से बड़ी संख्या HCF कहलाती है जो तीनों को डिवाइड दे सके। तो 4 ही है वो केवल और केवल बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड दे सकती है। 4 के पहाड़े में 40 भी आता है, 16 भी आता है और 12 भी आता है। अगर आप 8 बोलते तो 8 गलत जवाब होता, क्योंकि उसमें 12 आता ही नहीं है। तो भैया समझे कि नहीं समझे HCF का कॉन्सेप्ट? इतना सारा माथापच्ची करने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में, कह देना कमेंट में कि HCF समझ में आ गया। बड़ा सा बड़ा संख्या जो तीनों से कट जाए, डिवाइड हो जाए। तो अब कौन सा एक टॉपिक बचा है उसको भी हम फटाफट से सीख लेते हैं। दोस्तों बारी आती है आखिरी कॉन्सेप्ट की, जो कि था वर्गमूल। इसी के साथ हम घनमूल भी सीख लेंगे साथ में। सबसे पहले वर्गमूल का मतलब समझो। वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये सब स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले कॉन्सेप्ट के सवाल होते हैं। जैसे आपको किसी ने पूछ लिया कि 400 का स्क्वायर रूट बताओ, तो स्क्वायर रूट का मतलब 400 के 2 ऐसे जोड़े जिनका खुद से गुणा करने पे 400 आ जाए। तो देखो 2 ऐसे जोड़े मतलब 20 × 20, 2 ऐसी सेम संख्याएं जिनका गुणा करने पे 400 आ जाए, उसी को तो कहेंगे 20 का स्क्वायर 400, है ना। 20 का अगर आप वर्ग करो तो 20 × 20 होता है आपका 400। तो अगर स्क्वायर अगर 400 है तो फिर 400 का स्क्वायर का रूट कितना होगा? 20 होगा। जैसे इस सवाल में देखो 20 × 20 है, ये 2 जोड़े मिल गए तो इस रूट से सिंगल जोड़ा बन के बाहर हो जाएगा, यानी ये जो 20 2 बार लिखा है ये बाहर जाके केवल एक बार हो जाएगा 20। इसी को वर्ग मूल निकालना कहते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अगर ध्यान दो, इसी की जगह अगर होता घनमूल, घनमूल, तो जैसे यहाँ पे आप 2 जोड़े बाहर निकाल रहे थे, वैसे ही यहाँ पे फिर आपको 3 जोड़े निकालने पड़ेंगे। मान लो आपको 8 का घनमूल कहा गया है, तो जो घनमूल वाला रूट होगा उस पर घात 3 लगी होती है आगे। ये बहुत बारीक चीज़ है, इसको ध्यान रखना, पता चले वर्गमूल निकालने लग जाओ इसका। तो यहाँ पे छोटा सा एक 3 बना होगा, इसका अर्थ है कि इस रूट के अंदर से 3 जोड़े बाहर निकलेंगे। जैसे यहाँ पे पावर 3 लिखी है और घनमूल लगा हुआ है, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2। तो घनमूल कैसे निकालते हैं? घनमूल में जब 3 जोड़े मिलते हैं, 3 जोड़े मिलते हैं तो सिंगल बाहर निकलता है, सिंगल 2 जो है वो बाहर निकलेगा, वो होगा इसका घनमूल। 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है। और इधर हमने सीखा था वर्गमूल। तो बेसिकली ये हम सवाल नहीं कर रहे थे, ये हम इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि वर्गमूल यानी 2 के जोड़े बाहर निकलेंगे और घनमूल यानी किसी रूट से 3 जोड़े बाहर निकलेंगे, उसी को कहा जाता है घनमूल। तो दिमाग की बत्ती जली कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए अब हम वर्गमूल निकालने के लिए कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, फिर घनमूल का भी 1-2 सवाल कर ही लेंगे। दोस्तों यहाँ पर वर्गमूल निकालने को कहा गया है, एक सवाल है वर्गमूल के अंदर है 625।
इस रूट का ही मतलब होता है वर्गमूल। अगर यहीं पे इस रूट में 3 लगा दें आगे तो इसी को कहेंगे घनमूल। ये चीज़ें तो हम क्लियर कर ही चुके थे कि इस पे वर्गमूल लगा हुआ है, मतलब वर्गमूल 625 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। बहुत आसान मेथड है। जो भी इस वर्गमूल के अंदर संख्या लिखी है 625, उसे आप यहाँ पे उतार दीजिए। 625 को उतार देंगे और अब हम देखेंगे कि कौन सा छोटे से छोटा पहाड़ा लें जिससे हम काट पाएँ। तो पीछे देखो 5 लिखा है, मतलब ये पूरी संख्या 5 से कट जा सकती है। तो काटते हैं भैया 5 के पहाड़े से। 5 एकम 5, यहाँ तो 6 लिखा था तो 1 बच गया, 1 पे 2 12 हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 12 हो गया है तो 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10, यहाँ 12 है ना तो 2 बच गया, ये हो गया है 2 पे 5 25, तो 5 25। अब फिर से देखिए यहाँ फिर से इस संख्या में 5 लिखा है तो फिर से 5 का पहाड़े से काटेंगे। 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 5 के पहाड़े में 1 तो नहीं आता, इस संख्या को बढ़ा लेंगे, 1 पे 2 12, तो 5 दूनी 10 आता है, यहाँ 12 था तो फिर 2 बच गया और ये 25 हो गया, 5 25। अब देखिए 25 लिखा है तो फिर से 5 का पहाड़ा लीजिए, 5 25। अब फिर से यहाँ 5 लिखा है तो 5 एकम 5। तो इस तरीके से आपने इस संख्या 625 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए कि 625 को आप लिख सकते हो इन सभी के गुणा के रूप में, 5 × 5 × 5 × 5। क्या लिख सकते हो? इस 625 को आप लिख सकते हो 1 2 3 4, 4 बार लिखना है, 5 × 5 × 5 × 5। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हमें निकालना था क्या? वर्गमूल, क्योंकि यहाँ घात 3 तो लिखी नहीं है, मतलब ये वर्ग वाला है, वर्गमूल वाला है, तो 2 के जोड़े बाहर निकलते हैं सर जी वर्गमूल से। तो ये डबल बार लिखा था यानी 2 जोड़े थे तो सिंगल 5 बन के बाहर निकल गया। यहाँ देखिए ये भी डबल जोड़े में है तो सिंगल जोड़ा यानी सिंगल 5 बन के बाहर निकल गया। दोनों ही जोड़े बाहर निकल गए सिंगल सिंगल बन के। अब आप कर लीजिए गुणा, 5 25, तो यहाँ पे 25 आ गया है किसका? 625 का वर्गमूल 25 होता है। यानी बहुत सिंपल सा सवाल था, 625 किसका स्क्वायर होता है? तो वर्गमूल निकाला जाता है तो ये 25 का होता है। तो अब बात करते हैं एक सवाल की जिसमें हम घनमूल निकालना सीखते हैं। तो एक और सवाल हमारे सामने यहाँ दिया गया है जिसमें वर्गमूल नहीं घनमूल निकालना है। हमें कैसे पता कि घनमूल है? देखो यहाँ पे एक छोटी सी घात यानी डिग्री लिखी हुई है, जिस डिग्री पर लिखा है 3। 3 का मतलब ही होता है डिग्री अगर 3 होती है रूट की तो उसे घनमूल यानी क्यूब रूट कहा जाता है। अगर डिग्री 2 हो, मान लो यहाँ पे डिग्री 2 हो तो उसे स्क्वायर रूट कहा जाता है। अगर इस 2 को यहाँ से हटा भी दो ना तो भी हमें पता है कि जो रूट होता है वो स्क्वायर रूट ही कहलाता है, मतलब 2 वाला ही होगा। लेकिन स्पेशल अगर 3 लिखा गया है तो इसका अर्थ ये है कि वो क्यूब रूट है। क्या है वो? क्यूब रूट है यानी घन मूल है। अब हमें 3 के जोड़े निकालने पड़ेंगे। तो चलिए भैया सॉल्व करते हैं। सारा बेसिक नॉलेज तो हमने ले लिया है, अब हमें बस सॉल्व करना है। 216 के फिर से अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ 216। अब छोटे से छोटा पहाड़ा हमें लेना है तो पीछे देखो 6 लिखा है, 2 के पहाड़े से कटता है ना, 6 2 3 6, तो पूरे नंबर को आप 2 से काट सकते हो। 2 एकम 2, फिर 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं तो हम 0 बढ़ाएंगे और इस संख्या को अब हम 16 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता तो ना जाने के हमने 0 लगा दी। अब इस संख्या को आप बढ़ा लो, 16 हो गई ये संख्या। 2 के पहाड़े में 16, 2 8 16। अब फिर से आप 2 का पहाड़ा ले लीजिए। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है? 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। फिर से 2 का पहाड़ा लेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 5 थे ना तो 1 बच गया, ये 14 हो गया, 2 सती 14। अब 2 के पहाड़े से नहीं जाने वाला क्योंकि पीछे 7 लिखा है, 2 से नहीं कटने वाला ये संख्या पूरा क्योंकि पीछे 7 लिखा है। अब 3 से कट सकता है क्योंकि पूरा का पूरा 27 जो है ना 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 के पहाड़े में काटेंगे 3 9 27, फिर से 3 के पहाड़े से काटेंगे 3 तिया 9, फिर 3 के पहाड़े से काटेंगे 3 एकम 3। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी संख्या कट चुकी है, 1 आ चुका है यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। हम इसे लिख सकते हैं 216 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3।
ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम यहाँ लिखेंगे इस 216 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमने लिख दिया। अब हमें इन संख्याओं को इस क्यूब रूट से बाहर निकालना है। तो क्यूब रूट से बाहर निकालने का तरीका ये है कि 3-3 अगर जोड़े मिल रहे हो तो 3 जोड़े सिंगल जोड़ा बन के बाहर हो जाते हैं। तो ये देखिए 3 जोड़े मिल गए ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 है, 3 जोड़े हैं, तो ये सिंगल जोड़ा बन के यानी 2 बन के बाहर। अब ये देख लो क्या ये भी 3 जोड़े में है? हाँ सर जी, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये भी 3 जोड़े में है, तो ये भी सिंगल जोड़ा यानी 3 बन के बाहर हो जाएगा। अब आप कर लीजिए, सभी को आपने क्यूब रूट से बाहर निकाल लिया है, तो 2 तिया कितना होता है, 6, तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। यानी आपका 216 का घनमूल कितना होता है, 6 होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक या स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर करना, हमारी मेहनत रंग लाती है और आप इसी तरह हमको सपोर्ट भी करते रहिएगा। ऐसे ही मैथ्स के आने वाले और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इन सभी कॉन्सेप्ट के फुल वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके फुल वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।